एग्रीकल्चर के ही जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हालत ख़राब थी इंडिया में ब्रिटिश राज में। एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक ऊपर फ्लैश कर रहा होगा। इंडिया की वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री या शिल्पकला का पतन हो रहा था, बट उसकी जगह मॉडर्न इंडस्ट्री का विकास नहीं हो रहा था। अब इसके पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट के दो मेन रीजंस थे। पहला ये कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को रॉ मटेरियल्स का निर्यातक बनाना चाहता था। अंग्रेज़ चाहते थे कि इंग्लैंड की जो फैक्ट्रीज़ है उनको जो रॉ मटेरियल्स यानी कच्चा माल चाहिए वो इंडिया से एक्सपोर्ट हो। आइए इसको अच्छे से डिटेल में समझते हैं। इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था तब ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में प्रोडक्ट्स बनते थे उन्हें ही एक्सपोर्ट करते थे यूरोप के मार्केट्स में, जैसे कपड़े, मसाले और बाकी प्रोडक्ट्स जो कि इंडिया में बनते थे। लेकिन इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जब इंग्लैंड में फैक्ट्रीज़ बन गई तो अब इंडिया से रॉ मटेरियल्स इंग्लैंड जाने लग गए और इंग्लैंड में प्रोडक्ट्स बनने लग गए। एक एग्जांपल से समझते हैं। रॉ मटेरियल्स जैसे कॉटन हो गया एंड कॉटन से साड़ी बनती है। तो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले इंडिया में कॉटन होता था, इंडिया में ही साड़ी बनती थी और यूरोपियन मार्केट में एक्सपोर्ट होती थी एंड इंडिया में भी वही साड़ी बिकती थी। बट इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इंडिया से बस कॉटन एक्सपोर्ट होता था इंग्लैंड को एज अ रॉ मटेरियल एंड इंग्लैंड की फैक्ट्रीज़ में मशीनों से साड़ी बनती थी। अब वो साड़ी यूरोप में एक्सपोर्ट होती थी एंड इंडिया में भी वही इंपोर्ट होती थी। अब इंडिया में भी फैक्ट्रीज़ में बने कपड़े बिकते थे एंड इंडिया में बने कपड़े नहीं बिकते थे जो कि शिल्पकला या हैंडीक्राफ्ट से बनते थे। इंडिया में जहाँ हाथों से कपड़े और बाकी सामान बनते थे, इंग्लैंड में मशीनों से सामान बनने लग गए एंड इंडियन मार्केट से धीरे धीरे हस्तशिल्पकारी की चीज़ें गायब होने लग गई एंड अंग्रेज़ों ने रेल नेटवर्क एंड रोड कनेक्टिविटी इम्प्रूव कर दी तो रॉ मटेरियल्स जल्दी इंग्लैंड जाने लग गए और इंग्लैंड से बनकर आए सामान जल्दी इंडियन मार्केट में बिकने लग गए। और यही दूसरा रीज़न था ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर का विकास नहीं होने देने का। अंग्रेज़ चाहते थे कि जो प्रोडक्ट इंग्लैंड में बन रहे हैं उनको इंडियन मार्केट में बेचा जाए ताकि इंग्लैंड को प्रॉफिट हो और इंग्लैंड के पास ज़्यादा पैसे आए। अंग्रेज़ों को इसकी कोई फ़िक्र नहीं थी कि इंडिया में बेरोज़गारी बढ़ रही थी, इंडिया में शिल्पकारी उद्योग का पतन हो रहा था, जिसके कारण इंडियन मार्केट में इंडिया में बने प्रोडक्ट्स की कमी हो रही थी। अंग्रेज़ों ने इस कमी को पूरा करने के लिए इंडियन मार्केट में इंग्लैंड में बने प्रोडक्ट्स भर दिए। अब जहां एक टाइम पे मेड इन इंडिया सामान मिलते थे इंडियन मार्केट में, अब वहां मेड इन इंग्लैंड सामान मिलने लग गए और सारा प्रॉफिट इंग्लैंड जाने लग गया। और भी रीज़न थे इंडिया में हैंडीक्राफ्ट या शिल्पकारी के पतन का। तो अगर रीज़न देखें तो ब्रिटिश रूल आने से पहले इंडिया के राजा महाराजा हस्तशिल्पकारी को बढ़ावा देते थे, बट ब्रिटिश रूल आने के बाद उनकी डिमांड में कमी हो गई। मशीनों में कम समय में एंड सस्ते में सामान बन जाते थे तो हस्तशिल्पकारी उनसे कम्पीट नहीं कर पाए। अब अंग्रेज़ों ने इंग्लैंड से प्रोडक्ट्स तो इंपोर्ट किए, बट जो मशीन्स में प्रोडक्ट्स बनते थे वो मशीन्स इंडिया में नहीं इंपोर्ट किए, तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही थी। शिल्पकला का पतन हो रहा था बट आधुनिक उद्योगों का विकास नहीं हो रहा था एंड इंडिया में भी लोग अंग्रेज़ों का स्टाइल कॉपी करने लग गए थे। इंडियंस भी वैसे ही कपड़े खरीदने लग गए थे एंड पहनने लग गए थे। इस कारण भी इंग्लैंड से जो वेस्टर्न कपड़े बनकर आते थे उनकी डिमांड बढ़ गई इंडिया में एंड इंडिया में जो कपड़े बनते थे उनकी डिमांड कम हो गई। 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में यानी 1850 से 1900 के बीच में मॉडर्न इंडस्ट्री या आधुनिक उद्योगों की स्थापना इंडिया में होने लग गई, बट बहुत धीरे थी। स्टार्टिंग में जो इंडस्ट्रीज़ बनी वो कॉटन और जूट की थीं। कॉटन मिल्स यानी सूती कपड़ों की मिलें इंडियंस द्वारा ही लगाई गई थी और ये इंडिया के वेस्टर्न यानी आज के महाराष्ट्र और गुजरात में स्थित थे। जूट मिल्स या पटसन की मिल्स अंग्रेज़ों ने स्थापित की थी और ये बंगाल में थी। 20th सेंचुरी के स्टार्ट में यानी 1900 के बाद आयरन और स्टील भी बनने लग गए इंडिया में। 1907 में टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हो गई इंडिया में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चीनी, सीमेंट, पेपर जैसे चीज़ों की भी इंडस्ट्रीज़ स्थापित हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक हुआ था। बट इंडिया में अभी भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री या पूंजीगत उद्योगों की कमी ही थी। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री या पूंजीगत उद्योग वो होते हैं जो कि मशीन टूल्स बना सकें जिससे कि वो चीज़ें बनाई जा सके जो कि हम डेली कंजम्पशन में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ हम खेत से रॉ कॉटन लेकर आए एंड उसका धागा बनाया एंड उससे साड़ी बनाई, तो कॉटन से साड़ी बनाने के लिए भी हमें मशीन चाहिए
लेकिन वो मशीन भी तो किसी फैक्ट्री में बनाई जाएगी ना, तो ये फैक्ट्री कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री या पूंजीगत उद्योग में आएगी। बट जो पतन इंडिया के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री या शिल्पकला का हुआ था, उसकी भरपाई यहाँ वहाँ स्थापित किए गए कुछ कारखानों से नहीं हो पाई। एंड जो नई इंडस्ट्री भी बनी, उनका योगदान इंडिया के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू देशी उत्पाद या ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी सकल वर्धित मूल्य में बहुत कम था। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है किसी देश में एक साल में कितना सामान या सेवाएं का प्रोडक्शन हुआ है, चाहे वो कोई भी करे। तो इंडिया में अगर एक साल में जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं एंड जितनी भी सर्विसेज दी जाती है, अगर उनकी टोटल वैल्यू का सम किया जाए तो वो जीडीपी होगा इंडिया का एक साल का। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया में कॉटन की खेती होती है एंड उसकी वैल्यू है 40 रुपीज़। अब ये कॉटन फैक्ट्रीज़ में जाता है जिससे कॉटन से धागे या थ्रेड्स बनते हैं एंड उनसे फिर साड़ी बनती है। एंड साड़ी बनने में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और लेबर कॉस्ट इत्यादि की वैल्यू है 60 रुपीज़। तो साड़ीज़ का फाइनल प्राइस होगा 100 रुपीज़ जब वो मार्केट में बिकने जाएगी। इसका मतलब है कि इंडिया की जीडीपी में 100 रुपीज़ ऐड हुए, बिकॉज साड़ी एक प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू 100 रुपीज़ है एंड साड़ी को स्टार्ट से फिनिश तक इंडिया में ही बनाया गया। ये हुआ प्रोडक्ट का एग्जांपल। अगर हम सर्विसेज का एग्जांपल लें तो मान लो एक टीचर किसी बच्चे को ट्यूशन दे रहा है और उस बच्चे से उसने 50 रुपीज़ फ़ीस ली, तो उस टीचर ने इंडिया के जीडीपी में 50 रुपीज़ ऐड किया, बिकॉज उस ट्यूशन की वैल्यू 50 रुपीज़ है एंड वो टीचर इंडिया में स्टूडेंट को ट्यूशन दे रहा है। तो टोटल इंडिया की जीडीपी की वैल्यू होती है 100 + 50 150 रुपीज़ एक साल में। इसी तरह इंडिया में हर साल बहुत से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होते हैं जो कि इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। 2023-24 में इंडिया की जीडीपी थी 176.51 लाख करोड़ रुपीज़। 1947 में इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडिया की जीडीपी अप्रॉक्सीमेटली 2.7 लाख करोड़ थी। नए इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक कमी और भी थी। इसमें पब्लिक सेक्टर यानी सार्वजनिक क्षेत्र का इतना योगदान नहीं था। पब्लिक सेक्टर बस रेलवेज़, पावर जनरेशन यानी विद्युत उत्पादन, कम्युनिकेशन यानी संचार एंड पोर्ट्स यानी बंदरगाहों तक ही सीमित था। कंक्लूजन की बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण, डाइवर्सिफिकेशन यानी वैविध्य, कैपेसिटी बिल्डिंग यानी क्षमता संवर्धन एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी सार्वजनिक निवेश की ज़रूरत थी।